अरे कौन है? सामने आओ। अंधेरे में लाल साड़ी में एक औरत प्रकाश के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखने के बाद प्रकाश के हाथ पैर कांपने लगते हैं। छाया अपने मामा के घर आई हुई थी क्योंकि उसकी बहन सुमन का विवाह था। सुमन के पिता रघु गांव का एक अच्छा जमींदार था, जिसकी गांव में अच्छी पहचान भी थी। उसी के गांव में एक मंदिर था जहां प्रेत आत्माएं भटका करती थीं। देख छाया, हम उस मंदिर में तो जा रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर वहाँ कोई प्रसाद दे तो खाना मत और चलो शब्द का प्रयोग मत करना। हम जाएंगे और भगवान के दर्शन करके लौट आएंगे। तू वहाँ बिल्कुल चुप रहना। अरे हाँ सुमन, मुझे याद है, मैं वहाँ चुप ही रहूंगी। अब चलते हैं। दोनों मंदिर जाती हैं, लेकिन वहां का पंडित उन्हें दरवाजे पर ही रोक लेता है। सुनो बालिकाओं, ये मंदिर प्रेत आत्माओं से घिरा हुआ है। मंदिर में जाने से पहले इन 2 बातों का ध्यान रखना। मंदिर की कोई भी चीज बाहर लेकर मत आना, और कोई प्रसाद दे तो वहीं खा लेना, लेकिन अपने साथ घर मत ले जाना। जी बाबा जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम ध्यान रखेंगे। हम जाएंगे और भगवान के दर्शन करके लौट आएंगे। जिसके बाद वह दोनों मंदिर के अंदर चली जाती हैं। अंदर जाकर देखती हैं कि बहुत सारी औरतें झूम रही थीं, क्योंकि वह प्रेत आत्माओं के वश में थी। वह जल्दी जल्दी भगवान के दर्शन करती हैं और वहां से जाने लगती हैं। सुमन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चल घर चलते हैं। अरे छाया, मैंने तुझे मना किया था ना कुछ बोलने को, फिर तू क्यों बोल रही है? हे भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। मुझे माफ कर दो सुमन, मुझे याद नहीं रहा। वह दोनों वापस अपने घर चली जाती हैं, लेकिन मंदिर की घटना वह किसी को नहीं बताती। अरे आ गई तुम दोनों। अरे तुम दोनों का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कोई बात है क्या? नहीं माँ, कोई बात नहीं है। हम मंदिर से आए हैं ना, इसीलिए थक गए हैं। ठीक है, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और आराम करो। मैं तुम्हारे लिए भी खाना लेकर आती हूँ। शाम को छाया की तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है। सुमन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरे कंधे भारी हो रहे हैं। ये सब उस मंदिर की वजह से तो नहीं हो रहा। मुझे लगता है हमें ये बात माँ और पिताजी को बता देनी चाहिए। नहीं सुमन, तुम ऐसी बातों को ज्यादा मानती हो। ऐसा कुछ नहीं है, शायद मैं थक गई हूँ इसीलिए। चलो अब सो जाते हैं। मंदिर से आने के बाद छाया का रवैया कुछ बदल सा गया था। सुमन को छाया में कुछ बदलाव भी दिख रहे थे, लेकिन वह अपने माता पिता को कुछ नहीं बताती। फिर शाम को, बेटा तुम दोनों क्या खाना चाहोगी? मैं वही बना दूंगी। मामी जी, आप एक काम कीजिए, मांस बना लीजिए, आज मेरा वही खाने का मन है। इतना सुनकर लता को कुछ अजीब सा लगता है। अरे बेटा छाया, शादी वाला घर है और तुम्हें मांस खाना है? हम तो ऐसी चीजें खाते भी नहीं हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मांस खाना है मतलब मांस खाना है। अगर आप नहीं बनाओगी तो मैं अभी ही अपने घर जा रही हूँ। अरे छाया, ये तू कैसी बातें कर रही है? तुझ पर कोई भूत सवार है क्या? तू चुप हो जा। जब हम दोनों बातें कर रहे हैं तो तुझे बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। अरे छाया बेटा, तू गुस्सा मत हो, मैं तेरे लिए मांस बना दूंगी। लता छाया के लिए घर में मांस बनाती है। छाया मांस को जानवरों की तरह खा रही थी, मानो जैसे कि वह कई दिनों से भूखी हो। अरे छाया बेटा, आराम से खाओ, सारा तुम्हारे लिए ही है। खाना खाकर सब सो जाते हैं और बीच रात में छाया की नींद खुलती है। जैसे ही उसकी नजर दीवार पर पड़ती है, वह देखती है दीवार पर एक भयानक साया चिपका हुआ है। छाया का पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। सुमन, सुमन जल्दी उठ, देख वो दीवार पर कौन है। अरे कौन है दीवार पर? सुमन दीवार की ओर देखती है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं दिखता। अरे छाया, कौन है दीवार पर? कोई भी तो नहीं है। सुमन, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ,
मैंने अभी अभी उस दीवार पर एक भयानक औरत का साया देखा है। अरे छाया, तूने सपना देखा होगा और तू उसे सच मान बैठी है। कोई भी तो नहीं है दीवार पर। सो जा, कल हमें शादी के लिए लहंगे भी तो लेने हैं। सुमन छाया की बात पर गौर नहीं करती और अगले दिन अरे लता, तुम आज दोनों बच्चियों को लेकर प्रकाश के घर चली जाना। उसने हमारी बच्चियों के लिए नए नए शादी के लहंगे मंगवा लिए हैं। इन दोनों को जो पसंद आए ले लेना, मैं उसे पैसे दे दूंगा। जी, मैं अभी तैयार होकर इन्हें प्रकाश भैया के घर ले जाती हूँ। वह तीनों शादी के लिए लहंगे खरीदने प्रकाश के घर जाती हैं। प्रकाश की बाजार में एक कपड़ों की दुकान थी। अरे लता बहन, तुम आ गई। आ जाओ, मैं तुम्हारी दोनों बच्चियों के लिए अच्छे अच्छे लहंगे दिखाती हूँ। प्रकाश भैया नहीं है क्या? वो कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे वो तो अपनी दुकान पर गए हैं। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें लहंगे दिखाती हूँ। रमा उन तीनों को शादी के नए नए लहंगे दिखाती है। देखो बेटा सुमन, ये लहंगा बहुत सुंदर है और तुम पर बहुत जचेगा। एक बार इसे पहनकर देखना चाहोगी? अरे नहीं नहीं आंटी जी, मैं घर पहनकर देख लूंगी। छाया, तू भी तो देख, तुझे कौन सा पसंद है? लहंगे को देखकर छाया के व्यवहार में कुछ बदलाव आता है। अरे रमा, ये तू कैसे लहंगे दिखा रही है? मेरे लिए तो वो वाला लहंगा लेकर आ जो ऊपर बक्से में रखा हुआ है। इतना सुनकर रमा बहुत डर जाती है और उसे पसीना आने लगता है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें उस लहंगे के बारे में कैसे पता? अरे रमा, तू डर क्यों रही है? वो तो मजाक कर रही है और बचपन से ही उसकी ऐसे ही मजाक करने की आदत है। मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वह वहां से उठती है और ऊपर वाले कमरे की ओर जाने लगती है। बहुत देर हो जाती है लेकिन छाया अब तक नीचे नहीं आई थी और तभी रमा का बेटा बहुत जोर जोर से रोने लगता है। अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को? मैं अभी देख कर आती हूँ। रमा ऊपर जाती है लेकिन वह कमरे में जो देखती है उसे देखकर उसकी चीखें निकल जाती हैं। वह देखती है छाया ने एक बक्से से एक बहुत पुराना लहंगा पहना हुआ है और उसके बच्चे को गोद में लेकर बैठी हुई है। वह छाया को देखकर डर जाती है। अरे छाया, ये तुम क्या कर रही हो? इतना मजाक भी अच्छा नहीं होता। रमा का बच्चा उसे वापस दो। और ये लहंगा तुमने क्यों पहना? देखो, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। मेरे बच्चे को वापस कर दो। अगर तुम्हें ये लहंगा चाहिए तो तुम इसे ले जाओ। अरे रमा, तू इतनी भोली क्यों बन रही है? यदि तू मुझे नहीं जानती तो कम से कम इस लहंगे को तो जानती ही होगी। ये लहंगा किसका है और किसने पहना था? मुझे नहीं पता तुम कौन हो। मेरा बच्चा वापस कर दो। मैं तुम्हें नहीं जानती। तू मेरी सौतन है, भूल गई? तूने और तेरे पति ने मिलकर मुझे कैसे मारा था। मैंने तुझसे कितनी भीख मांगी थी, वो तो तुझे याद होगा ना। आज मैं तेरी सारी सच्चाई सबको बताऊंगी। आज से 3 साल पहले जब प्रकाश ने मुझसे सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों के लिए मुझसे विवाह किया था, असल में तो वो इस कलमुही से विवाह करना चाहता था। प्रकाश, हम विवाह कब करेंगे? तुमने कहा था एक बार उसकी सारी दौलत तुम्हारी हो जाए फिर तुम मुझसे विवाह करोगे। अरे हाँ रमा, मुझे याद है। मैंने सुधा से विवाह सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे और जमीन जायदाद के लिए किया है। वो सब तो मेरा हो ही गया है। अब हम शादी भी जल्दी ही कर लेंगे। कुछ दिन बाद प्रकाश रमा से विवाह कर लेता है और उन्हें देखकर सुधा बहुत दुखी होती है। अरे जी, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है? ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें शादी करनी ही थी तो मुझसे विवाह क्यों किया फिर? चुप हो जा पागल औरत, तू अब तक नहीं समझी। मैंने सिर्फ तुझसे विवाह तेरी दौलत के लिए किया था और अब इस घर की मालकिन रमा है। तू निकल जा मेरे घर से। अरे जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझ पर दया कीजिए। अगर आप रमा के साथ रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मुझे बस इस घर में रहने दो। मैं तुमको परेशान नहीं करूंगी। ठीक है,
तुम इस घर की नौकरानी हो। आज से तुम घर के सारे काम करोगी। बेचारी सुधा खुद के घर में ही नौकरानी बनकर रह जाती है। रमा सुधा पर बहुत अत्याचार करती है और उसे 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं देती। सुधा, जा कुएं से पानी भर कर ला, घर में पानी नहीं है। अरे रमा, मैं आज सुबह ही तो कुएं से पानी लेकर आई थी, वो सारा कैसे खत्म हो गया? वो सारा पानी तो मैंने फेंक दिया, अब जा कुएं से ताजा पानी लेकर आ। सुधा कुएं से पानी भरकर लाती है और रमा उससे कहती है, ले आई पानी भर के, जा अब खाना बना, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। सुधा सबके लिए खाना बनाती है और शाम को, रमा, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब तो मुझे खाना दे दो। अरे कल मरती है तो आज मर जा, और वैसे भी तूने सुबह ही तो खाना खाया था और बचा हुआ सारा खाना मैंने जानवरों को डाल दिया। अगर तूने कुछ खाया तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। सुधा भूखी प्यासी ही सो जाती है। ऐसे ही दिन पर दिन बीतते गए। रमा रोज रोज सुधा पर अत्याचार करती और उसे 2 वक्त का ठीक से खाना भी नहीं देती। प्रकाश भी रमा से कुछ नहीं कहता, वह भी सुधा से छुटकारा पाना चाहता था। एक रात, अरे जी, मैं तो इस सुधा से बहुत परेशान हो गई हूँ, अब इसका चेहरा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे इससे छुटकारा पाना है। हाँ रमा, मैं भी यही सोचता हूँ, पर इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? सुनिए जी, क्यों ना हम इसे जान से मार दें और जंगल में दफन कर दें। अगर कोई पूछेगा तो कह देंगे अपने पिता के घर गई है, इससे हमें छुटकारा भी मिल जाएगा। हाँ रमा, तुम बात तो ठीक कहती हो, हमें ऐसा ही करना होगा। बाहर खड़ी सुधा ये बातें सुन रही थी, तभी उसके हाथों से गुलदस्ता टकरा के नीचे गिर जाता है। प्रकाश और रमा बाहर आते हैं। क्यों री, छुप छुप कर हमारी बातें सुनती है, तेरी इतनी हिम्मत? मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारे घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी, बस मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। कैसे जाने दूं तुझे? अब तो तेरा चेहरा भी हमसे बर्दाश्त नहीं होता, आज तो तुझे मारकर ही रहूंगा। रमा पीछे से आकर सुधा के सर में एक डंडा मार देती है और वह बेहोश हो जाती है। मुझे लगता है ये बेहोश हो गई है, चलो इसे जंगल में कहीं दफना देते हैं। वह दोनों सुधा को जंगल में ले जाकर दफन कर देते हैं। तो ये हुआ था मेरे साथ, इसने और इसके पति ने मुझे मार दिया। मैं भी अपना जीवन जीना चाहती थी, लेकिन इन दोनों ने मेरी जिंदगी छीन ली। तभी वहां एक तांत्रिक आता है और मंत्र पढ़कर सुधा की आत्मा को खींच लेता है। अच्छा हुआ बाबा जी आप आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वह तांत्रिक सुधा की आत्मा को लेकर वहां से चला जाता है। मुझे जाने दो, मुझे अपना बदला लेना है। उन दोनों ने मेरी जिंदगी छीन ली, मैं भी उनकी जिंदगी छीन लूंगी, जाने दो मुझे। चुप हो जा, वरना जादुई जल डालकर तुझे भस्म कर दूंगा और अब तू यहाँ से कहीं नहीं जा पाएगी। वह तांत्रिक पूजा का कुछ सामान लेने गुफा के बाहर जाता है। लेकिन तभी अचानक से हवा चलने लगती है और वहां रखी कांच की बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है और सुधा की आत्मा भी आजाद हो जाती है। जी मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उसकी आत्मा वापस ना आ जाए। अरे नहीं नहीं रमा, तुम डरो मत, अब वो कभी वापस नहीं आ पाएगी, क्योंकि तांत्रिक बाबा ने उसे कैद कर लिया है और वो जल्द ही उसे भस्म भी कर देंगे। तभी घर की लाइट चली जाती है। तुम यहीं रुकना, मैं भी देख कर आता हूँ। प्रकाश लाइट ठीक करने के लिए कमरे से बाहर जाता है कि तभी उसे पीछे से पायलों की आवाज सुनाई देने लगती है। अरे कौन है? सामने आओ। अंधेरे में लाल साड़ी में एक औरत प्रकाश के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखने के बाद प्रकाश के हाथ पैर कांपने लगते हैं। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो तांत्रिक बाबा ने कैद कर लिया था ना?
इतनी जल्दी कैसे भस्म हो जाऊंगी? तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया है, मैं भी तुम दोनों को मार ही दूंगी। मुझे माफ़ कर दो सुधा, मुझे माफ़ कर दो ना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। माफ़ कर दो मुझे, जाने दो। मैंने भी इसी तरह अपनी जान की भीख मांगी थी, लेकिन तुम दोनों ने मुझ पर दया नहीं की और अब जान की भीख मांग रहे हो। अरे जी, आप कहाँ चले गए? जल्दी आइए, मुझे डर लग रहा है। अगर आप मजाक कर रहे हो तो बाहर आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी रमा ठीक सामने प्रकाश की लाश देखकर कांप उठती है और वह बहुत डर जाती है। अरे जी, ये क्या हुआ? ये किसने किया है? कहीं वो वापस तो नहीं आ गई? सही समझा, मैं वापस आ गई हूँ। एक को तो मार दिया और अब तुझे भी मार दूंगी और अपना बदला पूरा करूंगी। सुधा मुझे माफ कर दो। मेरा 2 साल का बेटा है। मेरे मरने के बाद उसका ख्याल कौन रखेगा? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुझे अपने बच्चे की चिंता हो रही है ना? तू उसकी चिंता मत कर। तुम दोनों के मर जाने के बाद उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और सुधा रमा पर हमला कर देती है और रमा भी मर जाती है। बेटा छाया, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मामी जी, मैं ठीक हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। बेटा छाया, अब सब ठीक है। हमें सुमन ने मंदिर की सारी बात बता दी थी। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा।